हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे मनरेगा की, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जैसा नाम से पता चल रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट अधिनियम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा इसका नाम है। पहले इसका नाम होता था नरेगा जब ये पास हुआ। बाद में 2009 में इसके नाम के आगे जो है महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया और ये बन गया मनरेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। नाम आपको पता होना चाहिए। ये है आपका महात्मा गांधी, दी महात्मा गांधी नेशनल यानी राष्ट्रीय, रूरल यानी ग्रामीण, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, जी फॉर गारंटी और एक्ट यानी कि अधिनियम। 2005 का ये अधिनियम है। तो ये पारित हुआ था 23 अगस्त 2005 को ये पारित हुआ था। अगर इस एक्ट की हम बात करें तो इस एक्ट में जो है कुल 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय यानी चैप्टर्स। इसके अलावा इसमें 34 धाराएं हैं, खंड या फिर धाराएं, जिन्हें हम बोलते हैं सेक्शंस। और 2 शेड्यूल हैं, 2 अनुसूचियां हैं। उद्देश्य, जैसा नाम से पता चल रहा है, इसका जो स्टेटमेंट है, ओपनिंग स्टेटमेंट है, वो कहता है कि उससे उसके उद्देश्य के बारे में पता चलता है। तो नरेगा का जो उद्देश्य है, ध्यान देंगे, एक तो जो है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। रूरल, तो ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक परिवार को वित्त वर्ष में, फिनेंशियल ईयर में कम से कम, न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देना, रोजगार देते हुए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। इन्हेंसमेंट ऑफ लिवलीहुड। तो ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को वित्त वर्ष में, फिनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से, में कम 100 दिन का रोजगार देते हुए। देखिए ये जो टर्म है 100 दिन, वो कम से कम है, उससे अधिक दिन का हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में ये 150 दिन का है। तो कम से कम 100 दिन का रोजगार देते हुए उनकी जो आजीविका है, लिवलीहुड, उसकी सुरक्षा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो जैसा मैंने बताया कि ये कम से कम है 100 दिन जो है। अभी जैसे जो वनाधिकार पट्टे वाले हैं, इसमें आप ध्यान देंगे तो वनाधिकार पट्टे वाले जो हैं, वनाधिकार पट्टे, पट्टे वालों को, अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूं ये इस एक्ट का पार्ट नहीं है भाई। एक्ट का पार्ट वही है कि कम से कम 100 दिन का रोजगार देना, पर 100 दिन से अधिक तो हो सकता है। तो वन अधिकार पट्टे वालों को 150 दिन का रोजगार देती है केंद्र सरकार। ये केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है 150 दिन का रोजगार देती है। 150 दिन का रोजगार। और इसमें ये जो 50 दिन एक्स्ट्रा है, इस 50 दिन का जो खर्चा है वो राज्य सरकार व्यय करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। चलिए, अध्याय शुरुआत होती है इसकी हर एक्ट की तरह, हर अधिनियम की तरह। अध्याय चैप्टर 1 अध्याय 1 जो है चालू होता है धारा 1 के साथ।
और धारा 1 में हमेशा होता है उसका टाइटल होता है। टाइटल यानी उसका शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक हम जान रहे हैं, शीर्षक जो है वो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अच्छा, ये चीज अपन ध्यान रखेंगे कि मनरेगा जो है ये 2009 से है, पारित 23/8/2005 को हुआ था, जरूर किस नाम से? नरेगा के नाम से। 2009 से ये हुआ है मनरेगा, उसके पहले था ये नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो शीर्षक ये अपने को पता चल गया। प्रभाव क्या इसका प्रभाव क्षेत्र होगा? संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव क्षेत्र होगा। कब से लागू होगा इसकी अगर बात करें तो नोटिफिकेशन द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के लिए ये अलग अलग हो सकता था। जैसे छत्तीसगढ़ में ये चालू हुआ है 2 फरवरी 2006 से। छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से लागू है मनरेगा। अब चूंकि छत्तीसगढ़ की बात चल ही रही है, क्षेत्र वाइज जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जिलों पे जो है लागू हुआ था। छत्तीसगढ़ में ये 3 चरण में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लागू हुआ। ये एक्ट का पार्ट नहीं है भाई, ये है एक्स्ट्रा जानकारी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्योंकि एग्जाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में होना है। ये अतिरिक्त जानकारी है, एक्ट में ये नहीं है। एक्ट में लिखा हुआ है संपूर्ण भारत में, हालांकि उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, पर 370 हटने के बाद अभी संपूर्ण भारत में है लागू। उसमें लिखा हुआ है कि जैसा केंद्र सरकार जो है गजट में प्रदर्शित करे, अलग अलग राज्यों अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग। हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था, 3 चरण में लागू हुआ था। तो पहले चरण में जो है, प्रथम चरण जो है आपका चालू हुआ था 2 फरवरी 2006 ही, ये 226 से 226 से 11 जिले थे इसमें, 11 जिले शामिल थे। उसके बाद जो है द्वितीय चरण 1 साल बाद 1 अप्रैल 1/4/7 में 4 जिले इसमें और जुड़े। और उसके बाद जो तृतीय चरण है वो 1 साल और बाद 1/4/8 से, और उसमें जो है फिर शेष जिले और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फिर ये लागू हो गया। तो इस प्रकार अभी संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, 3 चरण में लागू हुआ था छत्तीसगढ़ की बात करें तो। धारा 2 में जो है परिभाषाएं हैं, हमारे काम की नहीं है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। धारा 3 पर चलते हैं, यानी चैप्टर 2 धारा 3। चैप्टर 2 धारा 3। धारा 3 जो है ये स्टेटमेंट देता है, धारा 3 में ये दिया हुआ है कि ग्रामीण परिवार को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मतलब एक्ट जो है परिवार को गारंटी देता है, ग्रामीण परिवार को रोजगार की गारंटी देता है धारा 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, धारा 3 जो है इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि एक्चुअल में रोजगार की गारंटी देने का जो स्टेटमेंट है, यानी देने संबंधी जो प्रावधान है वो धारा 3 में है। अब इसके अंतर्गत जैसा हमने देखा कम से कम 100 दिन, कम से कम 100 दिन, ये सब जो है इसमें लिखा हुआ है आपके धारा 3 में। उसके अलावा जो मजदूरी दर होगी उसके हिसाब से भुगतान किया जाएगा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। मजदूरी दर से भुगतान किया जाएगा। ये जिस मजदूरी दर की हम बात कर रहे हैं इसको नोटिफाई करती है गवर्नमेंट जो है। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों के लिए ये जो अमाउंट है, ये जो दर है वो अलग अलग हो सकती है। वर्तमान में जैसे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, तो ये 204 रुपये चल रहा है वर्तमान में। छत्तीसगढ़ में चल रहा है रुपये 204 प्रति दिवस। तो ये नोटिफिकेशन इसका आता है, गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती है इसको। अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्षेत्रों में ये जो है अलग अलग दर हो सकती है। तो मजदूरी दर से भुगतान होगा और भुगतान जो है साप्ताहिक होगा। भुगतान साप्ताहिक होगा
15 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। इस एक्ट के साथ ये है, मतलब मुझे लगती है दिक्कत ये है कि चीजें जो है एक जगह एक ही धारा में या एक ही अध्याय में जो है डिटेल से नहीं दिया हुआ है। उसकी कुछ चीजें यहाँ पर दी हुई है, कुछ चीजें जो है दूसरी जगह दी हुई है। जैसे इन सब के बारे में, ये भुगतान कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कितने दिन के भीतर करना होगा, इन सब के बारे में फिर से आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा। अनुसूची 1 जो हम देखेंगे उसमें फिर से आपको ये देखने को मिलेगा। तो भुगतान साप्ताहिक होगा और 15 दिन के भीतर करना होगा। अगर किसी कारण से साप्ताहिक नहीं भी हो पाया तो 15 दिन के भीतर जो है भुगतान करना पड़ेगा। ये सब के बारे में धारा 3 में दिया हुआ है। बेसिकली आपको धारा 3 में याद रखना है कि रोजगार की गारंटी देने वाला जो धारा है वो है धारा 3। चलते हैं अध्याय 3 और धारा 4। धारा 4 में ये उपबंध है कि राज्य सरकार जब से एक्ट पारित हुआ उसके 6 महीने के भीतर जो है, जब से ये एक्ट जो है प्रभावी हुआ उससे 6 महीने के भीतर इस एक्ट के क्रियान्वयन हेतु कोई स्कीम बनाए, यानी कोई योजना बनाए। तो राज्य सरकार जो है एक्ट के प्रभावी होने से 6 माह के भीतर जो है योजना तैयार करे, यानी कोई स्कीम जो है इसके लिए लेकर आए। ये दिया हुआ है धारा 4 में। 5 में ये दिया हुआ है कि जो रोजगार की जो शर्तें होंगी, रोजगार गारंटी की जो शर्तें होंगी वो बिना पूर्वाग्रह के होंगी। यानी किन शर्तों पर रोजगार दिया जाएगा, तो कोई प्रिजुडिस नहीं होगा, कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा सरकार के पास, सबको समान अवसर देते हुए उपलब्ध कराया जाएगा, यानी बिना पूर्वाग्रह के, दिया जाएगा अनुसूची 2 के अनुसार। अनुसूची 2 अपन बाद में देखेंगे। और इसी में फिर जो है जो भी रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जानी है, यानी जहां पर काम हो रहा है वहां पर कुछ आइडियल कंडीशन होने चाहिए, जैसे उनके लिए पीने का पानी, छांव वगैरह की व्यवस्था, फिर उनके लिए भोजन और विश्राम करने की जो छुट्टी है वो होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में, यानी रोजगार प्राप्त को मिलने वाली सुविधाएं, प्राप्त को मिलने वाली सुविधाएं, ये कंडीशन है भाई, यानी कि उनको सुविधाएं देनी है और बिना पूर्वाग्रह के जो है उनको रोजगार गारंटी देनी है। ये धारा 5 में है। 6 में जो है दिया हुआ है फिर मजदूरी दर के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सरकार जो है क्षेत्रवार, राज्यवार जो है अलग अलग मजदूरी दर तय कर सकती है, उसको नोटिफाई करेगी। तो मजदूरी दर के बारे में दिया हुआ है धारा 6 में। 7 में दिया हुआ है, धारा 7 प्रावधान करती है एक महत्वपूर्ण चीज का, बेरोजगारी भत्ता। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इस एक्ट में जो चीजें हैं वो क्रम से नहीं है, वो आगे पीछे हैं। जैसे अभी बेरोजगारी भत्ता किनको दिया जाना है, बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाना है जिनको आप रोजगार नहीं दे पाते। अब रोजगार देने की शर्त ये होती है मनरेगा में कि जिसको रोजगार चाहिए वो आदमी जो है आवेदन करता है, मांग करता है कार्य की, लिखित में या फिर मौखिक रूप से कार्य की मांग करता है। 15 दिन के भीतर आपको उसे काम देना होता है। अगर नहीं दे पाए तब आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। पर एक्ट में होना ये चाहिए था पहले कि काम की मांग कैसे होती है, इन सब के बारे में पहले उल्लेख किया जाता। तो इसका क्रम जो है ऊपर नीचे है। तो बेरोजगारी भत्ता कब देना है, रोजगार मांग के, यानी कार्य की मांग के 15 दिवस के भीतर, कार्य न दिए जाने पर आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। किस दर पर दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ते का जो दर होगी, जैसे
सामने वाले लोग ने या समूहों ने कार्य की मांग की, पंचायत जो है उसको कार्य नहीं दे पाए, तो जिस दिन मांग की गई थी उस दिन से 15 दिन के भीतर अगर काम नहीं दिया जा सका तो अब बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। किस दर पर? तो पहले जो 30 दिन है, पहले 30 दिन जो मजदूरी दर है उसका 1/4 कम से कम, मजदूरी दर का चौथाई कम से कम पहले 30 दिन, और उसके बाद जो है उसके पश्चात मजदूरी दर का आधा कम से कम। कम से कम है भाई, न्यूनतम, उससे कम नहीं। यानी बेरोजगारी भत्ता कैसे दिया जाएगा? 15 दिन के भीतर आपको काम नहीं मिला, ड्यू हो गया, उस दिन से पहले 30 दिन, पहले 1 महीने तक आपको जो भी मजदूरी दर है, जैसे अभी हमने बात की 204 रुपये अभी चल रहा है, मान लो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट किसी को बेरोजगारी भत्ता देती है तो 204 रुपये का 1/4 कम से कम होगा, उसका उसका चौथाई, और उसके पश्चात 30 दिन पश्चात जो है जो भी मजदूरी दर है उसका आधा, इस दर से जो है उसको दिया जाएगा। कब तक देते रहेंगे? हमेशा तो नहीं दिया जा सकता, कुछ एक कंडीशन में ये बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जाना बंद हो जाएगा। उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, किस कंडीशन में बंद हो जाएगा आप खुद भी सोच सकते हैं, कॉमन सेंस है, अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अब उसको काम दे दिया गया, जब तक काम नहीं दे पाए थे तब तक मजदूरी भत्ता जो है बेरोजगारी भत्ता देते रहे, जैसे उसको काम दे दिया गया अब चूंकि काम पर जाएगा तो मजदूरी मिलेगी तो उसका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, 100 दिन का रोजगार उसको देना है, कम से कम 100 दिन के रोजगार का जो भी पैसा बनता है, अगर उतना पैसा उसको बेरोजगारी भत्ते से मिल जाता है, यानी आपने भले रोजगार नहीं दिया पर उतना पैसा तो उसको दे ही दिया ना, तो उस कंडीशन में भी, यानी बेरोजगारी भत्ता जो है जब 100 दिन के कार्य के बराबर, 100 दिन के पारिश्रमिक के बराबर जब भुगतान कर दिया जाए तो उस कंडीशन में जो है बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। एक कंडीशन ये हो सकता है कि उसने काम की मांग की थी, किसी एक पर्टिकुलर काम की मांग करते हैं तो उसका एक टाइम होता है, कोई काम जो है इस समय से इस समय तक किया जा सकता है, तो उसने मान लो ऐसा काम का मांग किया हुआ है, उसका एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड अगर खत्म हो जाता है, यानी अब काम ही नहीं रहा, मतलब उसने मांग की थी वो काम अब रहा नहीं, मतलब अब काम की मांग भी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये बंद कर दिया जाएगा और बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ड्यू डेट से 15 दिवस के भीतर। 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया मतलब उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना ड्यू हो गया, अब अगले 15 दिवस के भीतर जो है उसको बेरोजगारी भत्ता चालू करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन है धारा 7 में दी हुई है बेरोजगारी भत्ता, ध्यान देंगे। धारा 8 की बात करते हैं। धारा 8 में ये कंडीशन है कि कुछ हालात में, कुछ कंडीशन में, कुछ हालात में बेरोजगारी भत्ते का ना दिया जाना। क्या ऐसे हालात हैं? तो अभी आगे हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत के ऊपर जो है आपके ब्लॉक लेवल पर इससे मनरेगा से रिलेटेड जो अफसर होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर, उसके ऊपर जो है डीसीपी होते हैं, तो डीपीसी होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिला कार्यक्रम समन्वयक। तो ये जो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान है अभी जो आपके कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके अधिकार क्षेत्र का है। कुछ ऐसी कंडीशन बन पाती है कि कार्यक्रम अधिकारी के नियंत्रण से बाहर है वो कंडीशन जो है, कोई भी कारण हो सकता है वित्तीय कारण हो कि वित्त ना हो उसके पास वैसा, तो ऐसा कोई कंडीशन बनता है जो उसके कंट्रोल से बाहर का हो, तब वो जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाएगा। ऐसे मामले जो हैं फिर ऐसे मामले को रिपोर्ट करनी होती है। रिपोर्ट करनी होती है किस तरीके से कि जो कार्यक्रम अधिकारी है, ये सब के बारे में आगे देखेंगे भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें जो है क्रम से नहीं दिया हुआ है, कुछ चीजें जो बात की हैं पहले आ जाती हैं। कार्यक्रम अधिकारी जो है रिपोर्ट करता है आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को। ये अधिकारी कौन होते हैं इनके बारे में आगे हम देखेंगे।
उनको जो है रिपोर्ट करता है। और ये जो डीसीपी है, डीपीसी है, यानी आपका जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है, इसकी रिपोर्ट, इसकी जो है एनुअल रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख करता है। ऐसी वार्षिक रिपोर्टें जो है बनानी रहती हैं भाई, पीओ को भी, कार्यक्रम अधिकारी को भी बनानी रहती है, डीपीसी को भी बनानी रहती है। और ये वार्षिक रिपोर्ट जो है फिर आगे जो राज्य परिषद है उसको भेजा जाता है। अब उन सब के बारे में अभी अपन पढ़े ही नहीं है, तो क्या बताएं उसके बारे में। और उस वार्षिक रिपोर्ट को फिर जो है राज्य परिषद वो विधायिका के समक्ष, यानी विधानसभा के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है। तो अभी बस इतना समझिए, ऐसे मामले अगर बेरोजगारी भत्ता ना दिया जा सका तो उसको जो कार्यक्रम अधिकारी है वो डीपीसी को रिपोर्ट करता है, और डीपीसी जो है अपने वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख करता है कारण सहित कि क्यों नहीं दिया जा सका। चलिए आगे अपन चलते हैं धारा 9। धारा 9 में बेरोजगारी भत्ते के लिए अयोग्यता है भाई। बेरोजगारी भत्ते हेतु अयोग्यता, किस कंडीशन में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए बस। जैसे उसको काम दे दिया गया पर वो काम पर रिपोर्ट ही नहीं करता है, यानी पंचायत ने तो जो है नोटिफिकेशन दे दिया कि आप जो है काम पर आ जाइए, पर वो काम पर जाता ही नहीं है, तब उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। अगर वो काम से बिना बताए 1 हफ्ते से अधिक अनुपस्थित रहता है, महीने भर में अगर 1 हफ्ते से अधिक वो बिना बताए अनुपस्थित रहता है, तो उस कंडीशन में भी जो है उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी जानबूझकर अगर वो रोजगार के लिए ना जाए तब उसको बेरोजगारी भत्ता क्यों ही दिया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं उन मशीनरी की जो इसको, यानी एक्ट को लागू करवाती हैं और उसकी निगरानी करती हैं। अध्याय 4, चैप्टर 4 और धारा 10। अध्याय 4 जो है इनके संबंध में है कि इस एक्ट को लागू कराने वाली और इसकी निगरानी कराने वाली कौन कौन से प्राधिकरण हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं। तो धारा 10 की हम बात करते हैं। धारा 10 में आपका आता है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कमीशन। यानी आपका केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद। केंद्र में जिसका मुख्यालय जो है दिल्ली होगा, एक रोजगार गारंटी परिषद हुआ करेगी, एक काउंसिल हुआ करेगी, कमीशन नहीं, माफ कीजिएगा, एक काउंसिल हुआ करेगी जो ध्यान देगी कि इस एक्ट को जो है किस प्रकार से लागू किया जाए, उसके लिए किस प्रकार का तंत्र विकसित किया जाए, उसकी निगरानी की जाए, उससे संबंधित जो है क्या बोलते हैं एडवाइजरी वगैरह जारी किया जाए। इन सब के लिए जो है एक केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद हुआ करेगी। इसमें कौन कौन होंगे उसके बारे में देख लेते हैं बहुत संक्षेप में। एक अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद में एक अध्यक्ष होगा। उसके अलावा योजना आयोग, अब योजना की जगह नीति आयोग ने ले लिया है, तो नीति आयोग यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो मतलब केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि। जो कि योजना आयोग या फिर आपके नीति आयोग से होगा, नीति आयोग से होगा। और ये जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा भाई, यानी संयुक्त सचिव स्तर का, संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा ये कोई, केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि। फिर उसके बाद राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे इसमें। राज्य सरकार के प्रतिनिधि, संख्या के बारे में एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, सरकार जैसा भी नोटिफाई करे, इनसे संबंधित जैसा भी नियम बनाए, ये लिखा हुआ है एक्ट में।
तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं चौथे नंबर, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है 15 से अधिक गैर सरकारी सदस्य होंगे। 15 से अनधिक, 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए भाई, 15 से अनधिक गैर सरकारी सदस्य होंगे। अनधिक मतलब मैक्सिमम 15, उससे कम हो सकते हैं, 15 से कम हो सकते हैं, लेकिन 15 से अधिक नहीं होंगे गैर सरकारी सदस्य। इसमें जो है आपके जिला, जो पंचायत हैं उनके प्रतिनिधि होंगे। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष 2 जो हैं, इसमें 2 जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। इसमें ये रोटेशन बेस पर होंगे भाई, एक एक साल के लिए अलग अलग जिला पंचायत से सदस्य जो है लिए जाएंगे, एक एक साल के लिए रोटेशन बेस पर। 2 जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। इसमें 15 जो गैर सरकारी सदस्य हैं उसमें कम से कम 1/3 जो है आपके ST SC OBC वुमन तो अलग से होंगे, ST SC OBC या फिर माइनॉरिटी से होंगे, अल्पसंख्यक से 1/3, और 1/3 जो है इसमें होंगी महिलाएं। ये कंडीशन है। जो 15 सदस्य हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 15 से अधिक, अनधिक, उनसे मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो है 15 सदस्य होंगे। उन 15 सदस्यों में से 2 सदस्य जो हैं जिला पंचायत से होंगे, रोटेशन बेस पर एक एक साल के लिए अलग अलग जिला पंचायत से। 1/3 जो है वो ST SC OBC या फिर अल्पसंख्यकों से होंगे, और 1/3 जो है उसमें महिलाएं होनी चाहिए। ये तो हो गई आपके केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बात। इसी प्रकार की एक परिषद जो है राज्य रोजगार गारंटी परिषद स्टेट में हुआ करेगी। 12 धारा 12 है आपका स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल से, यानी राज्य रोजगार गारंटी परिषद। इस परिषद में भी एक अध्यक्ष हुआ करेगा। सदस्य हुआ करेंगे जैसा राज्य सरकार तय करे, यानी आपके राज्य सरकार प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि हुआ करेंगे इसमें। और 15 से अनधिक जो है, 15 से अनधिक गैर सरकारी सदस्य। क्या कंडीशन है, अभी हम लोग जो है CEGC में देख चुके हैं। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद में जैसा हम लोग देख चुके थे कि 1/3 जो है वुमन हो, उसमें से 1/3 ST SC OBC माइनॉरिटी से हो। ये सारे कंडीशंस जो है यहां पर भी लागू होंगे। ये राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बात हो रही है। तो 11 में जो है केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बात होती है, 12 में जो है राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बात होती है। काम क्या होंगे, बहुत संक्षेप में समझ लीजिए। अपने अपने क्षेत्र में, जैसा केंद्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पूरे देश में जो है योजना को लागू कराने से संबंधित जो तंत्र है उसके स्थापना की बात करेगी, मूल्यांकन तंत्र की, उसकी निगरानी तंत्र की व्यवस्था करेगी। राज्यों को जो है इसके संबंध में एडवाइजरी जारी करेगी, उनकी निगरानी रखेगी, कार्यों की निगरानी रखेगी, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उसी प्रकार जो राज्य रोजगार गारंटी परिषद है वो स्टेट में, अपने स्टेट में निगरानी रखेगी, मूल्यांकन करेगी, जिलों को, ब्लॉक्स को जो है एडवाइजरी जारी करेगी और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी विधायिका यानी विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। ये इनके कार्य हैं। अब 13 जो है वो योजना को बनाने वाले और लागू करने वाले प्रमुख प्राधिकरण के बारे में है। 13 योजना बनाने और लागू करने वाले प्राधिकरण जो अथॉरिटीज हैं। तो एक्चुअल में योजनाएं कौन बनाता है? योजना तो नीचे लेवल से चालू होती है। मनरेगा में कार्य क्या होंगे, कौन से काम होंगे, ये तो ग्राम पंचायत लेवल पर तय होता है। उसको पास करने के लिए फिर ब्लॉक लेवल पर भेजा जाता है। अगर ब्लॉक के कैपेसिटी में नहीं है, उसके सैंक्शनिंग अथॉरिटी में, मतलब उसके सैंक्शनिंग पावर में नहीं है, तो फिर जिले को भेजा जाता है।
तो एक्चुअल में ये जो कार्य योजना बनती है एक्चुअल में वो बनती है पंचायत लेवल पर, तीनों लेवल पर, जिला, जनपद या फिर ग्राम लेवल पर, और उसको लागू भी धरातल पर एक्चुअल में पंचायत ही करती हैं। तो एक्चुअल में जो अथॉरिटीज हैं इनके लिए योजना बनाने और लागू करने वाले जो प्राधिकरण है वो है पंचायत, 3 स्तर पर। उसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में डिटेल से यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है और ग्राम पंचायत है। जिला पंचायत क्या करेगा, ग्राम या ब्लॉक के मतलब ब्लॉक लेवल पर निगरानी रखेगा, उसका सुपरवाइज करेगा, जांच वगैरह करेगा उनकी। तो ब्लॉक लेवल पे कंट्रोल रखेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ब्लॉक लेवल क्या करेगा, अपने ब्लॉक का तो रखेगा ही, साथ में जो ग्राम पंचायत है उनको सुपरवाइज करेगा, उनकी निगरानी रखेगा, उनकी जो है जांच वगैरह करेगा। तो इस प्रकार से पंचायत के तीनों लेवल का जो है कार्यक्रम बनाने में और उसको लागू करवाने में जो है भागीदारी होगी। चलिए अब धारा 14 बात करती है उन अधिकारियों की जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। 14 बात करता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, डीपीसी यानी जिला कार्यक्रम समन्वयक। जिले का प्रमुख अधिकारी होगा, मनरेगा के कार्यों या मनरेगा की जो स्कीम होगी उनसे रिलेटेड प्रमुख अधिकारी होगा जिले का डीपीसी, जिला कार्यक्रम समन्वयक। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कौन होंगे, तो आईएएस लेवल के अधिकारी होंगे, ये जो है कलेक्टर हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, या फिर आपके सीईओ जिला पंचायत हो सकते हैं, सीईओ जिला पंचायत, जैसा भी राज्य सरकार तय करे, या समकक्ष कोई अधिकारी हो सकते हैं जो डीपीसी हैं। काम क्या रहेगा इनका, आगे हम देखेंगे कि जो कार्यक्रम अधिकारी होगा जो ब्लॉक लेवल पे होता है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको सुपरवाइज करना, उनकी निगरानी करना, जिला पंचायत को उसके कामों में सहयोग करना, ये जो है डीपीसी का काम होगा। इसके अलावा जो शिकायत वगैरह आएंगी कार्यक्रम अधिकारी से, जो शिकायत फॉरवर्ड किया जाएगा उनको अगर इनके क्षेत्र में हुआ, इनके अधिकार क्षेत्र में हुआ तो जांच करवाना, संबंधित फैसला देना, या नहीं हुआ तो उसको आगे जो है फॉरवर्ड करना, ये सारा काम जो है आपके डीपीसी करेंगे, यानी जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है करेंगे। एक और महत्वपूर्ण काम करते हैं आपके जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं कि जिले के लिए अगले वित्त वर्ष हेतु एक श्रम बजट तैयार किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इनके कामों की बात कर रहे हैं। जिले के लिए अगले वित्त वर्ष हेतु दिसंबर में होता है ये सामान्य रूप से काम, श्रम बजट तैयार करना। अन्य कार्यों के साथ, तो अन्य जो कार्य हमने अभी बताए उन कार्यों के साथ जो है जिले के लिए अगले वित्त वर्ष हेतु, अगले फाइनेंशियल ईयर जो है श्रम का बजट तैयार करना है, दिसंबर महीने में काम किया जाता है। तो ये जो है काम होता है आपके डीपीसी का, जिला कार्यक्रम समन्वयक का। 15 धारा 15 व्यवस्था करती है कार्यक्रम अधिकारी की। कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर, अब ये ब्लॉक लेवल पर जो है इस काम के लिए प्रमुख होता है, और वे सामान्य जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ या समकक्ष कोई अधिकारी होता है जो प्रोग्राम ऑफिसर या कार्यक्रम अधिकारी होता है। तो उसी प्रकार से इसका भी जो है काम रहेगा, ब्लॉक लेवल पे जो कार्य वगैरह हो रहे हैं उनकी निगरानी करना, उनको सुपरवाइज करना, इनके अनुमोदन का जो क्षेत्र है, जो पावर है, इनकी जो सैंक्शनिंग पावर है, उस पावर में जो है जो कार्यक्रम इनके पास आएंगे पारित होने के लिए उनको पास करना, ये सब जो है बीडीओ का काम होता है। उसके अलावा जो शिकायतें वगैरह आती हैं उनकी जांच करना, उन पर फैसला देना, या फिर आगे डीपीसी तक जो है उसको फॉरवर्ड करना, ये सब काम होता है आपके कार्यक्रम अधिकारी का। तो ब्लॉक लेवल पर आपके कार्यक्रम अधिकारी हेड होते हैं और जिले लेवल पर जो है आपके डीपीसी होते हैं।
एक्ट में भले नहीं दिया हुआ है, पर राज्य स्तर में फिर आपके जो कमिश्नर होते हैं, संभाग आयुक्त होते हैं, या फिर आयुक्त मनरेगा के जो आयुक्त होते हैं, वो जो होते हैं फिर राज्य स्तर पर होते हैं। अब ग्राम पंचायतों की क्या जिम्मेदारी हुई है, ये दिया हुआ है धारा 16 में। ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी, तो एक्चुअल में चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की की बात कर रहे हैं हम, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने संबंधी, तो एक्चुअल में ये जो काम है उनका एग्जीक्यूशन तो ग्राम पंचायतें ही करती हैं। ठीक है, तो कार्य की पहचान करना, कौन कौन से संभावित काम हैं ग्राम पंचायत में, कौन कौन से संभावित काम हो सकते हैं अगले समय के लिए, उनकी पहचान करके रखना, उनसे संबंधित योजना का प्रारूप बनाना, उनको पास होने के लिए भी आपके जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उन तक भेजना। अब जब पास होके आ जाएगा तो उन कार्यक्रमों को करवाना, यानी उन रोजगारों को देना, उनकी निगरानी रखना, उनसे संबंधित लेखा जोखा रखना, यानी मास्टर रोल वगैरह तैयार करना, मजदूरी वगैरह का, मजदूरी का भुगतान तो खैर ऑनलाइन होता है। तो ये सारा काम जो है, काम का लेखा जोखा रखना, मास्टर रोल रेडी करना, ये सब जो है ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो ये होता है ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी, इसके बारे में दिया हुआ है धारा 16 में। धारा 17 जो है फिर बताती है सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट की हम बात कर रहे हैं। सोशल ऑडिट करना होता है ग्राम पंचायत के कामों का, सोशल ऑडिट करना होता है, और ये सोशल ऑडिट की जाती है ग्राम सभा के द्वारा। हालांकि इसके बारे में तंत्र स्थापित किया गया है सामाजिक अंकेक्षण से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो एक इकाई गठित की गई है सामाजिक अंकेक्षण के लिए, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनकी अध्यक्षता में, उसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। तो सामान्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है कि ग्राम लेवल पर जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर समझिए भाई। ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होते हैं वो चुने हुए अधिकारी होते हैं, जबकि ग्राम सभा में एक हिसाब से पूरे गांव का प्रतिनिधित्व होता है। तो ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करती है, यानी कि उनका क्रॉस चेक करती है, उनकी ऑडिट करती है, और इसके लिए ग्राम पंचायत को जो है अपना लेखा जोखा है प्रस्तुत करना होता है ग्राम सभा में। तो 17 जो है सामाजिक अंकेक्षण के बारे में प्रावधान करती है। राज्य की जिम्मेदारी के बारे में धारा 18 बात करती है कि अब सारी चीज को लिखेंगे नहीं, जो चीजें हमको लग रही है कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, पर बताते चलें कि धारा 18 जो है राज्य की जिम्मेदारी तय करती है कि राज्य क्या करे। इस कार्यक्रम को लागू कराने के लिए डीपीसी को स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, इन कामों के लिए कार्यक्रम अधिकारी को स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तकनीकी सहायता के लिए तकनीकी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारे स्टाफ जो है स्टेट गवर्नमेंट अवेलेबल करवाए उनको, ये जिम्मेदारी है धारा 18 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट की। और धारा 19 प्रावधान करती है शिकायत निवारण तंत्र का। 18 जो है राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बात करती है, और 19 जो है बात करती है शिकायत निवारण तंत्र का। शिकायत निवारण तंत्र कैसे होगा, शिकायत कैसे किए जाएंगे, कितने दिन में उनका निपटान होना है, कैसे उनको आगे फॉरवर्ड करना है, इन सब के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यानी धारा 19 में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शेड्यूल 1 में। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला जाता है, एक्ट बोलता है कि एक शिकायत निवारण तंत्र जो है राज्य स्थापित करेगी, राज्य जो है स्थापित करेगी, ये बोलता है एक्ट जो है। अब राज्य ने कैसे स्थापित किया हुआ है उसके बारे में आगे लिखा हुआ है, कैसे कैसे स्थापना करना है, और छत्तीसगढ़ ने क्या स्थापित किया हुआ है इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताती है कि राज्य सरकार स्थापित करेगी करके। अध्याय 5 देखते हैं अपन। अब इस जो स्कीम बनेगी, जो एक्ट के अंतर्गत रोजगार दिए जाने हैं, उसके अंतर्गत फंड की जरूरत पड़ेगी, यानी कोष की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड जो फंड हैं बनाए गए हैं 2 प्रकार के, स्टेट पे और नेशनल लेवल पे, उनके बारे में बात होती है अध्याय 5 में, चैप्टर 5, और धारा जो है 20 में बात होती है आपके नेशनल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड की, और 21 में बात होती है स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड की। यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि, और ये जो है आपका राज्य रोजगार गारंटी निधि। तो इनके अंतर्गत जो है फंड बनाए जाएंगे, बजट में जो है इनका उल्लेख किया जाएगा, बजट से इनको फंड दिया जाएगा, ताकि रोजगार गारंटी से संबंधित जो कार्य हैं वो अबाधित रूप से चलते जा सकें। इनके बारे में बस इतना जानिए। बात करते हैं धारा 22 की। 22 में है आपका वित्त पोषण से संबंधित, वित्त पोषण कि कार्यक्रम के या एक्ट के अंतर्गत जो भी परियोजनाएं बनाई जाएंगी, स्कीम्स बनाई जाएंगी, उनकी फंडिंग कैसी होगी। तो फंडिंग के बारे में एक तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र राज्य का उसमें जो है शेयर कितना होगा, और हम लोग सामान्य रूप से बोल देते हैं कि केंद्र राज्य जो है, केंद्र राज्य का जो वित्त पोषण है वो 75-25 का है। पर ये ऐसा सामान्य रूप से ऐसा नहीं है, मतलब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में जो फंडिंग होती है वो इस हिसाब से होती है कि फंडिंग में जो अप्रशिक्षित कामगार हैं, यानी जो डेली के मजदूर हैं, उनको पेमेंट का अलग पोर्शन है। फिर जो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड यानी प्रशिक्षित या अर्ध प्रशिक्षित जो रोजगारी हैं, उसके अलावा जो सामग्री वहां पर लग रही है निर्माण कार्य वगैरह में, उनकी लागत का पोर्शन अलग है। तो और उसके अलावा इसमें फिर जो प्रशासनिक व्यय होते हैं, यानी इन स्कीम्स के तहत जो आपने सरकारी तंत्र स्थापित किया हुआ है, जो आपने डीपीसी लगाए हुए हैं, आपने जो क्या बोलते हैं कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, तकनीकी अधिकारी अगर आप लेते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पर जो आपके रोजगार सहायक हैं, उनको भी तो पेमेंट करना है। तो 3 टाइप के इसमें व्यय हैं कि एक तो जो है आपका, ध्यान देंगे, अप्रशिक्षित कामगार, नॉन स्किल्ड लेबर जो है, उसके अलावा आपके जो है सामग्री, निर्माण सामग्री प्लस अर्ध प्रशिक्षित, सेमी स्किल्ड या जो है आपके प्रशिक्षित कामगार हैं, उनकी मजदूरी, उनका वेतन, और तीसरा जो है आपका प्रशासनिक व्यय, प्रशासनिक व्यय। ये 3 टाइप के आपके व्यय हैं। तो ध्यान देंगे, ये वाले सेकंड वाले का सामग्री प्लस जो अर्ध प्रशिक्षित और प्रशिक्षित कामगार का वेतन है या मजदूरी है, इसका 3/4 जो है केंद्र व्यय करती है। और इसी का 1/4 जो है राज्य व्यय करती है। तो इस मामले में ये 75-25 है जरूर, ये सेकंड वाले पॉइंट के मामले में। सामग्री और अर्ध प्रशिक्षित प्रशिक्षित कामगार लोगों को जो वेतन भत्ते दिए जाना है, उस मामले में केंद्र और राज्य का जो व्यय का अनुपात है वो 75-25 है, 3/4 1/4। बाकी अप्रशिक्षित कामगार लोगों को भी जो है वेतन वो केंद्र की तरफ से दिया जाना है। फिर जो प्रशासनिक व्यय है, केंद्रीय परिषद का व्यय है, केंद्रीय परिषद के अलावा जो आपके पीओ कार्यक्रम अधिकारी वगैरह का जो वेतन है ये देती है केंद्र। तो ध्यान देंगे, ये सब केंद्र का है, ये यानी अप्रशिक्षित कामगार लोग को जो वेतन दिया जाना है, उसके अलावा सामग्री का और अर्ध प्रशिक्षित और प्रशिक्षित कामगार का 3/4 जो है केंद्र द्वारा दिया जाना है। और आपके जो केंद्रीय परिषद है,
केंद्रीय परिषद वगैरह का जो व्यय है वो आपको दिया जाना है केंद्र के द्वारा। राज्य के द्वारा क्या क्या दिए जाना है उसको आप अलग से ध्यान रखेंगे। राज्य के द्वारा दिए जाना है बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता जो है राज्य देगी। इसके अलावा 1/4 जो हमने देखा सामग्री और अर्ध प्रशिक्षित प्रशिक्षित कामगार का 1/4 जो है राज्य सरकार देगी। और इसके अलावा जो राज्य परिषद है उसका प्रशासनिक व्यय जो है राज्य सरकार देगी। तो इस प्रकार से बंटवारा है भाई, एकदम डायरेक्ट से 75-25 का बंटवारा नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, केंद्र जो है अप्रशिक्षित कामगार लोगों का जो भी डेली वेजेस लेबर है उनका उठाएगी, प्रशिक्षित अर्ध प्रशिक्षित और जो सामग्री का व्यय है उसका 3/4 उठाएगी केंद्र सरकार। इसके अलावा प्रशासनिक व्यय जो केंद्र सरकार के जिम्मे है वो केंद्र सरकार उठाएगी। राज्य सरकार उठाएगी बेरोजगारी भत्ता, उसके अलावा 1/4 सामग्री और प्रशिक्षित अर्ध प्रशिक्षित कामगारों की मजदूरी का, और उसके अलावा प्रशासनिक व्यय जो राज्य सरकार के जिम्मे है उसका। तो इस प्रकार से है आपके फंडिंग से रिलेटेड। धारा 23 जो है फिर धारा 23 यहां पर लिख नहीं रहे हैं, धारा 23 जो है प्रावधान करती है पारदर्शिता और जवाबदेही का। तो पारदर्शिता के लिए क्या किया जाता है सामान्य रूप से कि पारदर्शिता के लिए जो भी मास्टर रोल वगैरह है या कार्यक्रम वगैरह की जो जानकारी है या कार्यक्रम की जो का जो बजट है उनके बारे में जो भी ग्रामवासी जानना चाहे जान सकता है, वो ओपन होते हैं, वो गुप्त नहीं रखा जाता। उसके अलावा बहुत सारे जो कार्यक्रम वगैरह चलते रहते हैं उनको साइट्स वगैरह में अपडेट किया जाता है, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है अपडेट किया जाता है। फिर सामाजिक अंकेक्षण तो आपका होता ही है। उसके अलावा अगर शिकायत वगैरह होती हैं तो शिकायत जो है लोग कर सकते हैं, उनके बारे में शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। तो पारदर्शिता के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। इसमें जवाबदेही के लिए तो ग्राम लेवल पे आपके ग्राम पंचायत है, फिर ब्लॉक लेवल पे आपके कार्यक्रम अधिकारी हैं जवाबदेही के लिए, जिला स्तर पर आपके डीपीसी हैं, राज्य स्तर पर राज्य सरकार तो है ही जवाबदेही के लिए। शिकायत निवारण तंत्र की बार बार बात आ रही है तो एक बार अपन उसको थोड़ा सा देख लें कि किस क्रम में जो है शिकायत की जाती है। हालांकि आपको आइडिया हो गया होगा, शिकायत होगी ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत उस पर जांच करेगा या फिर फैसला देगा। नहीं हुआ तो वो फॉरवर्ड कर देगा कार्यक्रम अधिकारी को, कार्यक्रम अधिकारी अपने लेवल पर, नहीं हुआ तो वो जो है फॉरवर्ड कर देगा डीपीसी को, जिला कार्यक्रम समन्वयक को, और जिला कार्यक्रम समन्वयक से अधिक नहीं हुआ तो वो फिर भेजेगा उसको संभाग आयुक्त हैं या फिर आयुक्त जो हैं मनरेगा के उनको। धारा 24 संबंधित है ऑडिट से। सोशल ऑडिट के बारे में हम देख चुके हैं, ये हम दूसरे ऑडिट की बात कर रहे हैं या रेगुलर जो ऑडिट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ऑडिट या अंकेक्षण की बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार के इस मामले में जो हेड हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उनके मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा जो है इसका यानी मनरेगा की जो भी स्कीम्स है उनकी ऑडिट कराएगी। धारा 24 में दिया हुआ है। अध्याय 6 जो है अंत में बात करती है मिसलेनियस की। तो अध्याय 6 की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर 6 अध्याय 6 है आपका विविध यानी मिसलेनियस, और इसी के अंतर्गत है धारा 25 जो है। अब एक एक लाइन में अपन देखेंगे इन सब के बारे में, हमारे एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पेनल्टी या दंड के बारे में है, पेनल्टी या फिर दंड के बारे में। तो अगर कोई इस स्कीम के तहत, मनरेगा स्कीम के तहत अगर इस प्रकार का कोई अनियमितता पाई जाती है किसी अधिकारी किसी कर्मचारी द्वारा, तो पेनल्टी है मैक्सिमम 1000 रुपए तक, 1000 रुपए तक जो है अर्थदंड है। इस एक्ट के तहत 26 जो है प्रत्यायोजन की शक्ति से है, यानी डेपुटेशन पावर टू डेलीगेट, प्रत्यायोजन की शक्ति। पावर टू डेलीगेट का मतलब है कि जब हम बोलते हैं कि केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी, तो इसका मतलब
कि जो विधायिका है वो स्वयं आके तो नहीं करेगी, मुख्यमंत्री खुद तो नहीं करेंगे, तो राज्य सरकार क्या करती है अपने अधिकारियों के माध्यम से, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, या केंद्र सरकार जो है अपने ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से अपने बिहाफ में जो है काम करने को उनको पावर देती है। तो इसी को हम बोल रहे हैं प्रत्यायोजन की शक्ति। तो केंद्र या राज्य सरकार जो है अपने अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का जो है प्रत्यायोजन करेगी, डेलीगेट करेगी। 27 में है केंद्र के दिशा निर्देश देने की शक्ति। केंद्र जो है इस संबंध में दिशा निर्देश दे सकती है एक्ट के संबंध में, दिशा निर्देश देने की शक्ति इसके बारे में दिया हुआ है धारा 27 में। 28 में दिया हुआ है अधिनियम का ओवरराइडिंग इफेक्ट। चलिए सबको लिखते नहीं चलते हैं। ये अधिकतर अधिनियम में ऐसा होता है। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार के नियम कानून की बात कर रहे हैं, यदि राज्य में उस प्रकार के नियम कानून पहले से चल रहे हों तो ये जो एक्ट है उसको ओवरराइड कर देगी, यानी इसका इफेक्ट जो है उसके ऊपर होगा। तो 28 में वो है। 29 में आपका जो है अनुसूची के संशोधन की शक्ति है। 29 में दो अनुसूचियां अभी हम देखेंगे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। उसमें जो है केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है, अनुसूची में संशोधन। इस प्रकार के जो भी एक्ट बनते हैं उनमें सामान्य रूप से संशोधन की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होती है। तो उन अनुसूचियों में जो भी लिखा हुआ है जिसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं उनमें केंद्र सरकार जो है संशोधन कर सकती है, इसके बारे में दिया हुआ है। 30 जो है अधिकारी कर्मचारी जो इस एक्ट को लागू कराने के लिए कार्य कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है कि अगर उन्होंने अच्छी नियत में, नेक नियत में कोई काम किया हुआ हो और अगर उनसे कोई गलती हो गई हो जो उनके जानकारी में ना हुई हो, ना चाहते हुए कुछ गलती हो गई हो, तो उनको दंड नहीं दिया जाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो गुड फेथ में अगर कोई काम किया गया है तो उसके विरुद्ध जो है जो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट है, उनको सुरक्षा देती है अधिनियम 30। लोक सेवक को सुरक्षा तभी मिलेगी जब ये प्रमाणित हो जाएगा कि उनने जो भी किया या जो भी गलती उनसे हुई वो गुड फेथ में काम करते हुई। और उसके बाद 31 में केंद्र के नियम बनाने की शक्ति है, 32 में राज्य के नियम बनाने की शक्ति है, 33 में जो है जो भी नियम, जो भी योजनाएं बनाएंगी केंद्र जो है वो संसद के समक्ष जो है यथाशीघ्र उपस्थित करेंगी। और 34 में जो है कठिनाइयों के निवारण की शक्ति है जो हर एक्ट में दिया रहता है। मतलब इस एक्ट को लागू कराने के लिए यदि केंद्र सरकार को कुछ नियम बदलने पड़ते हैं, उनके रोड़े में कुछ आ रहा है तो उसको हटाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है। इस प्रकार 34 जो धाराएं हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपको सारे धाराओं को याद करने की जरूरत नहीं है, किस धारा में क्या है ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ एक धाराएं महत्वपूर्ण है, जैसे सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बात की जा रही है, या जैसे रोजगार गारंटी जो धारा 3 में दी हुआ है उसके बारे में। बाकी अदरवाइज आपको सिर्फ ये जान लेना काफी है कि प्रोसेस किस तरीके से होते हैं। और बहुत सारे प्रोसेस तो हम लोग अभी तक देखे ही नहीं है, जैसे शिकायत कैसे होती है, कितने दिन में निवारण करना है उसको, फिर आगे फॉरवर्ड किस तरीके से करते हैं, अपील कहाँ पर कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे अभी अनुसूची 1 में। चलिए देखते हैं अनुसूची 1। दो अनुसूची है। पहला अनुसूची जो है मिनिमम फीचर्स के बारे में है, कम से कम क्या क्या जो सामान्य विशेषताएं हैं आप इस अधिनियम के उसके बारे में। अब उन बहुत सारी चीजों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं शेड्यूल 1 यानी अनुसूची 1। ये है अधिनियम के मिनिमम फीचर्स के बारे में। सामान्य विशेषताएं जो हैं, तो जैसे उद्देश्य के बारे में फिर से बताता है अनुसूची 1 जो है। उद्देश्य हमें पता है, उद्देश्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 100 दिन का रोजगार देना है, गरीबों की जो आजीविकाएं हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना है, प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उनको बढ़ाना है, आदि आदि जो है उसके उद्देश्य हैं। अभी अनुसूची 1 में दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत कार्य क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग 2-3 श्रेणी में देखते हैं क्या क्या कार्य हो सकते हैं। यानी कार्य तो आपको देना ही है, इसका उद्देश्य यही है कि उनको रोजगार देना है, तो रोजगार के अंतर्गत उनको क्या काम दिया जाए। अब उस काम के जो है
4 श्रेणियां हैं। एक तो आपका जो है कि जो है लोक कार्य हो सकता है, पब्लिक वर्क हो सकता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन लोक कार्य हो सकता है। किनसे संबंधित, जैसे फॉरेस्टेशन है, जल वन लगाना है, या क्या बोलते हैं आपके नहर आदि का निर्माण करना है, भूमि सुधार वगैरह जैसे करना है। तो इस प्रकार के जो लोक कार्य के कार्य हैं, बड़े कार्य, वो जो है इनके इसके अंतर्गत हो सकते हैं लोक कार्य में। फिर मतलब उन सारे कार्यों में जो है लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। फिर दूसरा सामुदायिक संपत्ति का निर्माण, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण कार्य। कम्युनिटी के लिए अगर कुछ परिसंपत्तियां बन रही है, कुछ एसेट्स बन रहे हैं, तो उनका निर्माण कार्य जो है इसके अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे गोठान अगर बनाया जा रहा है, तो गोठान का उपयोग जो है पूरा समुदाय करेंगे। सामुदायिक भवन जैसे अगर बनाया जा रहा है, तो पूरे जो समुदाय है उसका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार सामुदायिक परिसंपत्तियां, सामुदायिक कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के लिए एसेट्स जहां पर बन रही हैं, उन परिसंपत्तियों के निर्माण में उनको लगाया जा सकता है, उनमें उनको जो है रोजगार दिया जा सकता है। कॉमन स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, साझा संरचनाएं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है बनाई जा सकती हैं। जैसे क्या बोलते हैं, स्टोरेज के लिए अगर आप बनाते हैं, ठीक है, यानी जैसे स्टोरेज है, स्टोरेज फैसिलिटी अगर आप बनाते हैं, यानी धान वान की कटाई के बाद जो है अनाज को इकट्ठा रखना है, तो कॉमन रहेंगी सबके लिए, सब लोग जो है उस स्टोरेज फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ संरचनाएं जो है साझा संरचनाएं हो सकते हैं। तालाब वगैरह का निर्माण हो गया, तो तालाब वगैरह का निर्माण जो है आपका सामुदायिक परिसंपत्ति भी हो सकता है, तालाब का निर्माण जो है लोक कार्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार के साझा संरचनाएं जो है, शेड वगैरह जैसे आप बनाते हैं, मान लीजिए भेड़ बकरी लोग के लिए शेड वगैरह बनाते हैं, तो ये सब साझा संरचनाएं में आ सकती हैं। उसके अलावा व्यक्तिगत परिसंपत्तियां यानी पर्सनल एसेट्स भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, जैसे गांव क्षेत्र में जो है टॉयलेट वगैरह का निर्माण है, या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है घर बनाना हो, तो वो जो टॉयलेट बनेगा, वो जो घर बनेगा, वो होगा व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, किसी एक व्यक्ति का ही होगा, लेकिन उसको बनाने के लिए लोग लगेंगे बहुत सारे, यानी कामगारों की आवश्यकता होगी। तो लोगों को पीएम आपके मनरेगा के अंतर्गत लोगों को जो है उस काम में भी लगाया जा सकता है। मनरेगा से हमारा मतलब है कि उनको 100 दिन का मिनिमम रोजगार देना है। ये सारे कैटेगरीज हैं, किन कैटेगरीज के कामों में जो है उनको लगाया जा सकता है। तो लोक कार्य में लगाया जा सकता है, बड़े बृहत्तर कार्य, ठीक है, आपके सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में, कम्युनिटी के लिए कुछ अगर एसेट्स बनते हैं उनके लिए, कॉमन एसेट्स अगर बनते हैं उनके लिए, या फिर व्यक्तिगत एसेट्स भी बनते हैं, तो उसमें अब जब व्यक्तिगत परिसंपत्तियों वाली बात होगी तब इसमें कुछ प्रियोरिटी है। व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है तो किसी के भी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करेंगे। व्यक्तिगत परिसंपत्तियों निर्माण में सामान्य रूप से जो आपके वंचित, गरीब, अति गरीब, या फिर प्राथमिक समूह के जो लोग हैं, मतलब आपके एसटी, एससी, ओबीसी, बीपीएल हैं, या महिला महिला अगर जो है हेड हो, ठीक है, महिला प्रमुख हो अगर घर की, मतलब परिवार की, या एकल महिला है, निराश्रित वगैरह महिला है, तो इस प्रकार के जो लाभार्थी हैं, या जैसा मैंने बात किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, उनके लिए जो है व्यक्तिगत परिसंपत्तियां होंगी, लेकिन इन कार्यों में जो है लोगों को लगा सकते हैं। तो ये कार्य की जो है कैटेगरी हैं जिन पर उनको लगाया जा सकते हैं।
तो कार्य का डिमांड किया जाता है, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके कि कार्य का डिमांड की जाती है और अगर 15 दिन के भीतर उनको कार्य ना दिया जाए तब गवर्नमेंट को जो है वो देना पड़ता है बेरोजगारी भत्ता। तो कार्य के डिमांड के बारे में, यहाँ पर कार्य की बात हो गई, कार्य के डिमांड के बारे में भी जो है अनुसूची फर्स्ट में दिया हुआ है। काम की मांग, कार्य की मांग, तो इसके बारे में आप जान लें कि काम की जो मांग है उसके लिए लिखित आवेदन जो है जरूरी नहीं है, ये मौखिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। मौखिक लिखित कैसा भी हो सकता है कार्य की मांग जो है। कार्य के घंटे क्या होंगे, कार्य अगर दिए जाते हैं उनको तो कार्य के घंटे क्या होंगे, इसके बारे में दिया हुआ है आपके अनुसूची 1 में। कार्य के घंटे, तो अनुसूची कार्य के घंटे के बारे में 2 प्रावधान करता है। पहला कि 8 घंटे काम किया जाएगा, 8 घंटे काम लिया जाएगा, उसमें भी 1 घंटा जो है विश्राम का होगा। 8 घंटे आप काम ले सकते हो, उसमें से 1 घंटा विश्राम का होगा। दूसरा ये बोलता है कि ये जो घंटे हैं 8 घंटे वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, यानी इनको कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में ये 12 घंटे से अधिक नहीं। फ्लेक्सिबल हार्स हैं, घंटे जो है कम ज्यादा किए जा सकते हैं, लेकिन 12 घंटे से अधिक नहीं एक दिन में। 12 घंटे से अधिक काम जो है नहीं लिया जा सकता। फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब है कि कुछ परिस्थितियों में अगर जैसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है, जैसे ढुलाई वुलाई का काम जो होता है, छत जब डालना होता है तो जिस समय उसको चालू करते हैं उसको खत्म ही करना रहता है। अभी ऐसा नहीं होता कि आज 8 घंटे कंप्लीट हो गए तो आप जो है उसको छोड़ दें फिर बाकी का कल करेंगे, तो ढुलाई का काम जो है कंप्लीट ही करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ अगर परिस्थिति आ गई तब उसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 12 घंटे से अधिक किसी हालत में नहीं होगा। तो ये काम के घंटे हैं। अब कॉस्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं एक चीज कि 3/4 जो है केंद्र उठाती है सामग्री और प्रशिक्षित अर्ध प्रशिक्षित लोगों का जो व्यय है, लेकिन उसके अलावा भी कॉस्ट, किसी परियोजना का कॉस्ट क्या होगा, किसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा, उसके बारे में भी व्यय यानी कॉस्ट के बारे में भी दिया हुआ है, लागत के बारे में दिया हुआ है अनुसूची 1 में, जो ये बोलता है कि कोई भी जो कार्य है, यानी कोई भी कार्य है उसकी कुल लागत होती है, तो कुल लागत का, कुल प्रोजेक्ट की लागत का केवल 40% या 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल 40% जो है आपकी सामग्री प्लस प्रशिक्षित अर्ध प्रशिक्षित लेबर को आप दे सकते हो। ये दूसरा कंडीशन है। कुल लागत मान के चलिए अगर 100 लाख का कोई काम है, एग्जाम्पल के लिए 100 लाख का अगर कोई काम है तो 40 लाख से अधिक खर्चा जो है सामग्री में और जो लेबर लगे हुए हैं प्रशिक्षित अर्ध प्रशिक्षित मतलब मिस्त्री विस्त्री टाइप के जो लोग होते हैं उन पर आप 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। 40% से अधिक नहीं करना है आपको सामग्री प्रशिक्षित अर्ध प्रशिक्षित कामगार पर। ये कॉस्ट के संबंध में जो है कंडीशन है। और दूसरा कि लागत का जो है या एडमिन कॉस्ट जो है, जो आपका प्रशासनिक व्यय है, प्रशासनिक व्यय के बारे में हमने देखा, प्रशासनिक व्यय के बारे में हम देख चुके हैं, परिषद वगैरह पर जो व्यय होता है, ठीक है, अधिकारी वगैरह पर जो व्यय होता है, तो प्रशासनिक व्यय का जो 1/3 है वो पंचायत स्तर पर खर्च किया जाएगा। पंचायत स्तर पर किनके लिए, जो तकनीकी सहायक हैं या आपके रोजगार सहायक हैं, उनके ऊपर खर्च किया जाएगा, यानी उनको दिया जाएगा। तो जो भी प्रशासनिक व्यय है उसका 1/3 जो है पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक रोजगार सहायक लोगों पर खर्च किया जाएगा। ये लागत या कॉस्ट के बारे में डायरेक्शन है जो दिया हुआ है अनुसूची 1 में। और क्या कहता है अनुसूची 1? अनुसूची 1 कहता है कि सामाजिक अंकेक्षण जो है सोशल ऑडिट 6 माह में कम से कम एक बार होगा।
सोशल ऑडिट जो है 6 माह में कम से कम एक बार सोशल ऑडिट जो है कराना जरूरी है, इसके बारे में कहा जाता है। इसमें यह भी बोलता है कि सोशल ऑडिट के लिए जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। 12वीं पास जो भी स्थानीय युवा हैं इनको प्रशिक्षित किया जाए सोशल ऑडिट के लिए, और उसमें भी 25% जो युवा होंगे वो ST SC से होंगे। तो सोशल ऑडिट जो है वो स्थानीय युवाओं की मदद ली जाए, स्थानीय युवाओं को जो है आपको प्रशिक्षण दिया जाए, और इसमें भी जो है 25% जो होंगे वो ST SC युवा होंगे। चलिए, अनुसूची 1 में ही दिया हुआ है शिकायत निवारण तंत्र के बारे में, जिसके बारे में कहीं पर भी जो है डिटेल में नहीं दिया हुआ है, उसकी बात करता है आपका अनुसूची 1, शिकायत निवारण तंत्र। चलिए, इतना तो हम लोग जान चुके हैं अभी तक में पढ़ते पढ़ते कि शिकायत निवारण तंत्र जो है चालू होता है आपके ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से जाता है प्रोग्राम ऑफिसर को, प्रोग्राम ऑफिसर से जाता है DPC को, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को, वहां से जाता है फिर आयुक्त, संभाग आयुक्त हैं या फिर आयुक्त जो हैं आपके मनरेगा स्कीम के जो आयुक्त हैं उनको जाता है। इस क्रम में जो है चीजें चलती हैं, शिकायत का भी और उसके बाद अपील का भी। हमको यहाँ पर देखना है शिकायत निवारण तंत्र में समय अवधि क्या क्या दी हुई है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक तो शिकायत निवारण के लिए ये होता है कि सप्ताह में एक दिन निश्चित करना होता है, सप्ताह में एक दिन निश्चित करना होता है, वहां पर जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो उपस्थित होते हैं शिकायत वगैरह लेने के लिए। अब शिकायत कर दी जाती है, शिकायत की पावती दी जाती है बाकायदा। अब हमको याद रखना है कि शिकायत की जांच, तो जांच की जो अवधि है वो है 7 दिवस के भीतर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। 7 दिवस के भीतर जो है जांच की जानी है, और 15 दिवस के भीतर जो है निपटान किया जाना है। 15 दिवस के भीतर इसका निपटान होना है। निपटान होना है इसका मतलब जो भी फैसले वगैरह दिया जाना है वो 15 दिन के भीतर दिया जाना है। जब हम 15 दिवस की बात करते हैं तो ये सामान्य रूप से होते हैं कार्य दिवस, यानी जो ऑफिशियल डे होते हैं। अगर इस बीच में छुट्टी वुट्टी पड़ गई तो उसको नहीं गिनते। तो 7 कार्य दिवस के भीतर जांच होनी है शिकायत की, और 15 कार्य दिवस के भीतर जो है निपटान दिया जाना है। अब निपटान बोलने का मतलब है कि फैसले दे दिए गए, आदेश दे दिया गया, इस आदेश के विरुद्ध जो है अपील की जा सकती है। आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। आपको ध्यान रखना है कि अपील कितने दिन के अंदर, तो आदेश के 45 दिवस के अंदर अपील की जा सकती है। तो जैसे मैंने बताया क्रम वही रहेगा। सबसे पहले है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से अगर आगे हुआ तो फिर आपका कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी से नहीं हुआ तो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और उनसे भी नहीं हुआ तो फिर आयुक्त या फिर कमिश्नर। आयुक्त, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात हो रही है, यहाँ मनरेगा की बात नहीं। एक्ट के लिए कोई आयुक्त नहीं है। एक्ट के अंतर्गत राज्य जो भी स्कीम बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसके आयुक्त होते हैं या फिर संभाग आयुक्त। तो इस क्रम में जो है अपील की जाती है। इसके अलावा एक जो है आपके SGRO भी होते हैं, SGRO, उनसे भी अपील की जा सकती है। SGRO मतलब स्टेट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर, राज्य शिकायत निवारण अधिकारी। एक जो SGRO होते हैं उन पर जो है शिकायत या अपील की जा सकती है, इस क्रम में होता है। तो जब शिकायत मिली 7 दिन के भीतर जो है जांच होनी है, 15 दिन के अंदर जो है आदेश देना है यानी निपटान करना है। अगर उस निपटान के विरुद्ध, उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील करनी होती है तो 45 दिन के भीतर जो है अपील करनी होती है, और उस अपील का जो निपटान है वो 1 माह के भीतर होता है। अपील का निपटान 1 माह के भीतर करनी होती है।
अभी का निपटान एक माह के भीतर। तो ये टाइम फ्रेम जो है, ये टाइम पीरियड्स आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो है अनुसूची 1 उल्लेख करता है लोकपाल का। लोकपाल जिसको हम लोग जानते हैं अंबुड्समैन के नाम से। तो प्रत्येक जिले में लोकपाल होगा, ऐसी व्यवस्था जो है करता है अनुसूची 1। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं जो कॉमन फीचर्स हैं उन सब की व्यवस्था करता है अनुसूची 1। अनुसूची 2 में दिए हुए हैं कंडीशंस। कंडीशंस मतलब काम के कंडीशंस हैं, पेमेंट के कंडीशंस हैं, जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है उसके कंडीशंस हैं, जहां पर काम कर रहे हैं वहां के जनरल कंडीशन होंगे, वो कैसे होंगे, उन सब के बारे में दिया हुआ है अनुसूची 2 में। बहुत सारे कंडीशन हैं, उनके बारे में अपन वन लाइनर देख लेते हैं। जैसे जॉब कार्ड की बात कर रहे हैं हम, तो प्रत्येक परिवार को एक जॉब कार्ड मिलता है। इसमें क्या होता है, जॉब कार्ड में जो है जो भी एडल्ट मेंबर होते हैं परिवार के, उनकी जानकारी होती है, नाम उम्र आदि। जब भी उनको रोजगार दिया जाता है, कितने समय का रोजगार दिया गया, इन सब का जो डिटेल है वो जॉब कार्ड में रहता है। जॉब कार्ड के आधार पर ही यह तय किया जा सकता है कि उनको कितने दिन का रोजगार मिला, कितने दिन का उन्होंने काम की मांग की थी, आदि आदि जो है सब जॉब कार्ड में लिखा होता है। जॉब कार्ड की जो वैलिडिटी होती है 5 साल के लिए होती है। पाँच साल की जो वैलिडिटी होती है जॉब कार्ड का जो है कैंसिल नहीं किया जाता जब तक कि डुप्लीकेट जॉब कार्ड ना बन गया हो। अब दूसरे परिस्थितियों में जॉब कार्ड को जो है कैंसिल नहीं किया जाता। तो ये जॉब कार्ड की बात हो गई। फिर उसके बाद कार्य की मांग। कार्य की मांग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लिखित या मौखिक रूप से की जाती है। फिर कार्य का दिया जाना, एलोकेशन ऑफ वर्क, पंचायत करती है, कार्य दिया जाता है, मुनादी करवाई जाती है, बताया जाता है कि कार्य जो है चालू हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद है उसका कार्यस्थल प्रबंधन। कार्यस्थल प्रबंधन, वर्क साइट मैनेजमेंट। वर्क साइट मैनेजमेंट मतलब वर्क साइट पे जहां पर काम हो रहा है वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए उन सब के बारे में है। तो एक तो वहां पर जो है सैंक्शन वर्क की कॉपी होगी, जो पारित काम हुआ है उसकी एक छाया प्रति होगी। वहां पर लोग जो है देख सकते हैं वहां पर कितने का है, कितने दिन चल, मतलब कितने का जो व्यय है, कितना क्या है, वो सब के बारे में सैंक्शन वर्क की वहां पर छाया प्रति रहेगी। एक शुरुआती मीटिंग होती है, वहां पर लोगों को बुलाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इतने इतने का कार्य है, इतने दिन चलने का है, ऐसा कुछ है। एक शुरुआती मीटिंग वहां पर होती है। शुरुआती मीटिंग वहां पर होती है। इसके अलावा वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, शेड होनी चाहिए, छांव होनी चाहिए भाई विश्राम के लिए। ठीक है। फिर पीने का पानी होना चाहिए वहां पर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी वहां पर होना चाहिए। अब बच्चे भी साथ में अगर जाते हैं, वैसे तो बच्चों के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी है, मतलब व्यवस्था की गई है कि काम करने जाए तो बच्चे आंगनबाड़ी में रहें। पर अगर बच्चे साथ जाते हैं काम करने वाले के, और 5 साल से कम उम्र के ऐसे 5 से अधिक बच्चे हैं, यानी एक कंडीशन है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे अगर वर्क साइट पर हैं तो उनकी देखभाल के लिए एक कामगार को, एक किसी महिला कामगार को लगाया जा सकता है, उनका केयर टेकर। एक महिला कामगार को लगा दिया जाएगा, उस महिला कामगार को जो है उसकी जो दैनिक मजदूरी मिलनी थी उसका भुगतान किया जाएगा। पर व्यवस्था यह है कि अगर 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे 5 से अधिक बच्चे हैं वहां पर, तो उनकी देखभाल के लिए एक महिला कर्मचारी को जो है लगाया जा सकता है। आप रोटेशन बेसिस पे कर सकते हैं, हर दिन अलग अलग महिला जो है ऐसा काम करे, पर उस दिन का मजदूरी का भुगतान उसको मिलेगा। ये कंडीशन है यहाँ पर। इसके अलावा वर्क साइट पर कुछ कल्याण के कार्य हैं, वेलफेयर के। वो ये कि एक तो जो है वहां पर मेडिकल किट होना चाहिए, फर्स्ट एड का मेडिकल किट जो है होना चाहिए चोट वगैरह लगने पर। अब अगर कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है, दो कंडीशन है। पहला, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति आती है
तो उसका खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन जो है और उसका जो व्यय है ये फ्री होगा। दूसरा, इस दौरान उनको आधी मजदूरी मिलेगी, इस दौरान उनको आधी मजदूरी भी मिलेगी। तो हॉस्पिटलाइजेशन फ्री, इस दौरान मजदूरी भी। जो बच्चे साथ में हैं अगर उनको कुछ हो जाता है उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, उनको मजदूरी नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है। अब अगर स्थायी अपंगता हो जाती है या फिर डेथ वगैरह हो जाती है तो जैसे कर्मचारी को, शासकीय कर्मचारी को जिस प्रकार से लमसम भुगतान होता है एक्स ग्रेसिया, उस टाइप का भुगतान भी होगा। और इस प्रकार से जो वेलफेयर के कल्याण के कार्य जो हैं, ये कंडीशंस जो है वहां पर अनुसूची 2 में दिए हुए हैं। बात आती है पेमेंट की। तो पेमेंट के बारे में जैसा अपन पहले देख चुके हैं कि साप्ताहिक भुगतान किया जाना है। ये तो हुई मनरेगा एक्ट की बात। छत्तीसगढ़ में इस एक्ट के तहत जो योजना बनाई गई है, जो स्कीम बनाई गई है मनरेगा की, उसके अंतर्गत कुछ यूनिक बातें हैं, उनका हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्हीं में से एक है मातृत्व अवकाश भत्ता। तो जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो लोक सेवक हैं, उनमें जो महिला कर्मचारी हैं उनको मातृत्व अवकाश मिलता ही है। छत्तीसगढ़ में ऐसी महिला मनरेगा के अंतर्गत जिसने पिछले 12 महीने में, लास्ट 12 महीने में, पिछले 1 साल में 50 दिन से अधिक यदि कार्य किया हुआ है तो वो इसकी हकदार है मातृत्व अवकाश भत्ता लेने की। इसके अंतर्गत भत्ते के रूप में उसको 1 माह की जो मजदूरी है या 1 माह की मजदूरी, जो भी उस समय मजदूरी दर चल रही है उसके अंतर्गत 1 माह की मजदूरी का जो भी वैल्यू है वो उसको भत्ते के रूप में दिया जाएगा। तो ये एक चीज। दूसरा चीज, सामाजिक अंकेक्षण की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, सोशल ऑडिट की। छत्तीसगढ़ में इसके लिए एक अलग से यूनिट बनाई गई है, एक अलग से इकाई बनाई गई है चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में। इस टीम में कौन कौन होंगे? एक अध्यक्ष होंगे जो मुख्य सचिव होंगे छत्तीसगढ़ शासन के, एक जो है वरिष्ठ अधिकारी होंगे, एक क्या बोलते हैं सोशल ऑडिट के एक्सपर्ट होंगे, सामाजिक अंकेक्षण के विशेषज्ञ होंगे, एक शिक्षाविद होंगे और 11 एनजीओ के सदस्य इसमें होंगे। तो इस प्रकार एक डेडिकेटेड यूनिट जो है बनाई गई है सामाजिक अंकेक्षण के लिए। और अंत में कि 150 दिवस का नरेगा के अंतर्गत जो रोजगार है वो तो मिल ही रहा है, यदि उसमें से रोजगार प्राप्त व्यक्ति जो है पीएमएवाई ग्रामीण का लाभार्थी है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर यदि उसके लिए बन रहा है, तो वहां पर भी मजदूरी चाहिए रहेगी, वहां पर भी मजदूर चाहिए रहेंगे। इस कंडीशन में उसको सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का, 3 महीने का जो है एक्स्ट्रा रोजगार मिल सकता है, और दुर्गम क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्र में जो है 95 दिनों का अतिरिक्त रोजगार जो है उसको, उसका लाभ उसको मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। अदरवाइज इस एक्ट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।